नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चले फिर फटाफट से देख लेते हैं ये एसएससी CHSL 10 जून 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? तो बेनजीर भुट्टो की पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है सांड युद्ध। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और रूस का राष्ट्रीय खेल आपके शतरंज हो जाता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है अंबेडकर स्टेडियम। और क्रिकेट का एक अच्छा स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, फिलहाल में उसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपके दिल्ली में ही स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भैया वो भी दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहित, भरेली, मानस, कोपिली। ध्यान रखिए, लोहित, भरेली, मानस, कोपिली, ये नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र से CHSL में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिलहाल लोहित, भरेली, मानस, कोपिली ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और भारत में जो नामचा बर्वा पर्वत श्रेणी है वहाँ से आपकी मुड़कर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे ये असम में बढ़ती है जहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। फिलहाल इनके ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट इरेबस की बात करते हैं, ये विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माउंट इरेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपके कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में समस्थानिक का उपयोग होता है आपके कोबाल्ट 60 का। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ओनली विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपके क्या होता है? तो थाइमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपके नियासिन होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपके पेंटाथिनिक अम्ल होता है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ विटामिन B7 की, जिसे विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। चाहे क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन को आपके विटामिन एच के नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 को एच के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जीवन के गान किसकी रचना है? तो भैया शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान। ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छी एक इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया कैग इसे कहते हैं, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। 148 से 151 तक कैग के बारे में लिखा गया है, और उसी में कहा गया है कि आपके कैग की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। भैया महान्यायवादी का बात करते हैं तो महान्यायवादी का प्रावधान कहाँ पर है? तो महान्यायवादी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका अनुच्छेद 76 में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है। इन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न ये आपके बन जाते हैं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट कराएगा। ये अनुच्छेद 71 कहता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में ही आपके राज्यसभा का गठन भी हुआ था। राज्यसभा के 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य आपके आ जाते हैं, तो यह कभी भी भंग नहीं होती है। कौन? आपके राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो अनुच्छेद
24 बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो ध्यान रखिए लोकसभा और विधानसभा ये दोनों भंग हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद ये कभी भंग नहीं होते हैं। दोस्तों विधान परिषद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इनके गठन और इनके समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 कहता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद की गठन करना है अथवा उसकी समाप्ति करनी है तो इसके लिए जो दोस्तों प्रस्ताव पारित किया जाएगा सर्वप्रथम विधानसभा में, अगर यहाँ से 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा इस प्रस्ताव को संसद के पास भेज दिया जाएगा और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत से अगर यह पास हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही उस संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा समाप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सामान्य बहुमत किसे कहते हैं? जहां पर आधे से एक भी अधिक अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सामान्य बहुमत कहते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा में सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद विधान परिषद का गठन अथवा समाप्ति हो जाएगी। यह अनुच्छेद 169 कहता है। तो ध्यान रखिए राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपके ऐसी संसद हैं जो कभी भंग नहीं होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखेंगे। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत आपके वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा आप समझ रहे नहीं, वर्मा मतलब होता है आपके म्यांमार, पहले इसका नाम आपके वर्मा था। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपियाटा है। रोहिंग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिए कि आपके रोहिंग्या जनजाति आपके म्यांमार में ही पाई जाती है। चकमा जनजाति बांग्लादेश में, पख्तून जनजाति अफगानिस्तान में पाई जाती है। इस सारे प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? तो प्रताप रुद्रदेव राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की बात करते हैं। तो मलिक काफूर की बात करते हैं तो यह आपके वारंगल अभियान करता है। कौन सा अभियान करता है? आपके वारंगल अभियान करता है। वारंगल अभियान करता है और इस अभियान में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को कैदी बनाकर दिल्ली लाता है और प्रताप रुद्र से ही अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि अंतिम रूप से भारत से कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? तो ध्यान रखिए कि 1739 ईस्वी में आपके नादिर शाह तख्ते ताउस के साथ कोहिनूर हीरा भारत से ईरान ले गया था। ये आपको पता होना चाहिए। और वारंगल अभियान से आपके अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। शासक पूछे तो प्रताप रुद्रदेव, अभियान पूछे तो वारंगल अभियान। कब हुआ? तो 1308 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय राइट आंसर लगाएंगे। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो आपको लीवर राइट आंसर लगाना है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो आपके अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। तीनों प्रश्नों को ध्यान रखिए दोस्तों। अग्नाशय की बीटा सेल्स से ही आपके इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। और आपके अग्नाशय के आपके अल्फा सेल से आपके ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है जो संचित भोजन ग्लाइकोजन के जो फॉर्म में है उसे पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो आपके ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के प्रतिवर्ती हार्मोन हैं। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिवर के काम अनेकों हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पित्त रस कौन स्रावित करता है? तो लिवर ही स्रावित करता है। यूरिया का निर्माण भी आपके कहाँ पर होता है? तो लिवर में ही होता है। हिपेरिन की बात करते हैं कौन स्रावित करता है? तो लिवर ही स्रावित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं आपके बिहार का शोक। अगर पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं भाई, दामोदर नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, श्योर है कि आपको आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय आपके लखनऊ में पड़ जाता है दोस्तों। कहाँ पर? आपके लखनऊ में। अच्छा, जानने वाली बात है कि लगभग सभी आपके जितने भी बैंक हैं, जैसे आरबीआई की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, नाबार्ड की बात कर लें, सबका मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, याद रखेंगे ना? बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है ये गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिए, नरौरा की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग नरौरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये परमाणु संयंत्र है। कलपक्कम की बात करते हैं दोस्तों, आपके कलपक्कम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का परमाणु संयंत्र है। नरौरा और कलपक्कम, काकरापारा, तीनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों मैं त्यौहार से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। आपके सरहुल त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपके झारखंड से संबंधित है। ये इसके अलावा छठ की बात करते हैं तो बिहार से संबंधित है। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो ये आपके कोलकाता से संबंधित है। ओणम और पोंगल की बात करते हैं तो ओणम केरल से और पोंगल आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ये सारे त्यौहार आपको पता होना चाहिए। बिहू, सरहुल, छठ, दुर्गा पूजा, ओणम और पोंगल किस राज्य के ये हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इन्होंने यहाँ से नस्ल भेद को आपके समाप्त किया था, रंग भेद की नीतियों का खंडन किया था और इन्होंने आपके साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी और साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ही बने थे। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबा सफ़र, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भैया कि शिवाजी के पुत्र एवं संभाजी के पुत्र शाहू महाराज को किस शासक ने कैद से रिहा किया? अच्छा क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र एवं संभाजी के पौत्र होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा देखिए कि शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और इनके ही पुत्र थे शाहू महाराज, ठीक है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए कि शिवाजी के पौत्र एवं संभाजी के पुत्र, ठीक है, शाहू महाराज को किस शासक ने कैद से रिहा किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने। ध्यान रखिए कि शिवाजी के पुत्र थे आपके संभाजी, कौन थे आपके? संभाजी, और संभाजी के पुत्र हुए आपके शाहू महाराज, ठीक है, शाहू महाराज, ठीक है। तो इनको कैद से रिहा किया बहादुर शाह प्रथम ने। इनको कैद में डाला कौन था? औरंगजेब। बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें रिहा किया था। बहादुर शाह प्रथम को आपके शाह बेखबर भी कहा जाता है। बहुत अधिक उम्र में यह सम्राट बना था, अपने अन्य भाइयों को मौत की घाट उतार कर। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले एवं एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ध्यान रखिए कि आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी, वैसे 200 तो मैच तो आपके एम एस धोनी साहब ने भी खेल ली है, लेकिन उन्होंने बीच में पुणे सुपर जायंट्स का साथ दे दिया था, 2 साल वहाँ पर खेले थे क्योंकि चेन्नई बैन हो गई थी। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो शुरुआत उन्होंने डेक्कन चार्जर के साथ की थी, बाद में मुंबई के साथ जुड़े थे। तो ये लोग भी 200 मैच खेल चुके हैं, लेकिन एक ही फ्रेंचाइजी के लिए। तो मुझे जहाँ तक विराट कोहली का नाम याद आता है तो ये इन्होंने हमेशा बेंगलुरु के लिए खेला है। तो ये आपके एकमात्र से खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेला है। विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ने एक ही ईयर में 4 शतक लगाए थे और सबसे ज़्यादा 973 रन बनाए थे, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है आईपीएल में कि ये सबसे ज़्यादा रन है एक आपके ईयर में, ठीक है। फिलहाल आईपीएल की चर्चा बहुत नहीं करेंगे, मैं बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का, फिलहाल रोहित शर्मा का, तो बात करने लूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहुत सारे रिकॉर्ड जो पेपर में नहीं आते वो मैं बता लूँगा। फिलहाल उसकी चर्चा छोड़ेंगे क्योंकि मैं क्लास में हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन एक अच्छा है कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आया नहीं है, ध्यान रखिए कि आपके ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा और पंजाब के बारे में जो भी जानकारी हो उसे लिख दीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से चीज़ें आपको याद होती हैं, इसलिए अपनी सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार, विश्वास, दुलार बना रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।